तारों की तरह टिमटिमाते रहने वाले हमारे सभी बच्चों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल दीप दृष्टि पाठशाला में। आप लोग खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए और सभी का नाम रोशन कीजिए। इसी उद्देश्य के साथ हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके स्कूल में जो होता है पढ़ाया जाता है वो तो सही है, उसके बाद भी हम अलग से आप लोग को कुछ देना चाह रहे हैं जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आप को मजबूत कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री। ठीक है, अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें देखिए ये चैप्टर दूसरा है। कौन सा ये चैप्टर है? दूसरा। उस चैप्टर का नाम क्या है? तो उस चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यानी पहला चैप्टर में हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं। उसमें हम लोग देखे थे कि दुनिया के सभी चीज़ जो हैं उसको हम लोग पदार्थ कहे थे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया हुआ है उससे आप समझ भी सकते हैं। जैसे हम लोग परिभाषा में क्या देखे थे कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, जो स्थान घेरती है या फिर जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो तो वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। यानी संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं अगर वो स्थान घेरती हैं और उसके पास अगर द्रव्यमान है तो वो जो है पदार्थ कहलाएगा। एकदम कुछ नहीं किंतु परंतु समझना है, बस इतना ही समझना है। अगर वो स्थान घेरती है और उसके पास द्रव्यमान है तो वो पदार्थ कहलाएगा। अब यहाँ से बात आगे आता है कि द्रव्यमान की अवस्था जो है ये 3 होती है। ठीक है, कितनी अवस्था होती हैं? 3। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। सबसे पहली अवस्था है ठोस, दूसरी जो है ये द्रव्य अवस्था होती है और तीसरी जो होती है वो क्या होती है? गैस अवस्था होती है। इसको हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का आज जो चैप्टर में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो समझना है इसको कि हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है पदार्थ की शुद्धता। पदार्थ तो हम लोग पढ़ लिए हैं लेकिन पदार्थ की शुद्धता क्या होती है इसको जानना है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो कहता है कि शुद्धता से अभिप्राय किसी पदार्थ का अवांछित पदार्थ से अलग होना, अर्थात उस पदार्थ में उपस्थित पदार्थ का कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। यानी यहाँ पे कह रहा है कि पदार्थ को शुद्ध हम तभी कहेंगे जब किसी पदार्थ में कोई अवांछित पदार्थ, अवांछित पदार्थ मतलब क्या हो गया? बेकार का पदार्थ है। कौन सा पदार्थ? बेकार का पदार्थ। अगर कोई पदार्थ है उसमें कुछ बेकार पदार्थ मिल गया है, ठीक है, तो वो जो पदार्थ है वो अशुद्ध हो गया। लेकिन अगर नहीं मिला है तो वो पदार्थ कैसा है? वो पदार्थ शुद्ध है। यानी वो एक ही समान के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं। आगे अगर हम लोग जाएं तो आगे समझिएगा इसको। जैसे हम लोग अगर इसको समझना चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि एक सामान्य भाषा होता है, ठीक है, और एक होता है वैज्ञानिक भाषा। कौन सा भाषा? वैज्ञानिक भाषा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझना है कि पदार्थ की शुद्धता के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सामान्य भाषा में जो पदार्थ की शुद्धता का मतलब है और अशुद्धता का वो मिलावट से है। और वैज्ञानिक भाषा में अगर हम लोग बात करें तो वैज्ञानिक डायरेक्ट कहता है कि अगर एक ही प्रकार के कण से बना हुआ है तो हम उसको शुद्ध पदार्थ कहेंगे, और अगर एक कण के अलावा और सारे कण से मिलकर बना हुआ कोई पदार्थ है तो हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, हम उसको मिश्रण कह देंगे। क्या कहेंगे? हम उसको मिश्रण कह देंगे। बस ये वैज्ञानिक भाषा यही कहता है। और सामान्य भाषा कहता है कि अगर किसी में मिलावट है तो वो क्या है? अशुद्ध है। नहीं मिलावट है तो वो पदार्थ शुद्ध है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बाजार जाते हैं, वहां पे हम लोग को क्या लेना है? घी लेना है, ठीक है। अब उस घी में क्या है कि डालडा मिक्स है। अब डालडा जब वहां पे मिक्स है तो वो क्या हो गया? वो तो मिक्स है मतलब मिलावट है, उसमें मिलावट है मतलब वो अशुद्ध है पदार्थ, ठीक है। और अगर मिलावट उसमें नहीं है यानी डालडा नहीं मिला हुआ है तो वो घी क्या है? शुद्ध है।
तो सामान्य भाषा में शुद्ध और अशुद्ध का मतलब हम लोग मिलावट से आंकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग मसाला खरीदने गए दुकान, ठीक है, और मसाला जब खरीदने गए तो वहां पे जो है ना नीचे से उठा के जो भी मान लीजिए धनिया का मसाला लेने गए, उसको क्या है कि जितना भी गंदा उसके साथ है, ठीक है, सबको उसके साथ मिला दिया है, या तो कुछ और उसमें मान लीजिए थोड़ा चावल मिला दिया है, उसको पीस दिया है अच्छे से, वो तो मसाला बन गया। लेकिन वो क्या शुद्ध मसाला था? नहीं, क्योंकि उसमें मिलावट हो गया है। हो सकता है उसमें आटा भी मिला दे और उसको मिला के बेच दे, ठीक है, बेसन मिला दे, तो वो क्या है, वो एक तरह से अशुद्ध पदार्थ हो गया। तो सामान्य भाषा में और वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध और अशुद्ध का मतलब वही है। आगे चलिए, आगे यहाँ क्या बोला हम लोग ये देख लिए। अब कहता है कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। बस इतने ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक शुद्ध किसको कहता है, तो वैज्ञानिक उसी पदार्थ को शुद्ध कहता है जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, गेहूं के दानों का कंकड़ यानी पत्थर से अलग होना शुद्धता कहलाती है। यहां समझिएगा, गेहूं का दाना है, ठीक है। अब गेहूं का दाना में क्या मिल सकता है, या तो उसमें मिट्टी मिल सकता है, ठीक है, या तो उसमें कंकड़ पत्थर मिला हुआ हो सकता है। अगर इस चीज को हम अलग कर दें गेहूं से इसको क्या कर दे, हम अलग कर दे, तो ये शुद्ध पदार्थ होगा या तो अशुद्ध पदार्थ होगा। तो हम कहेंगे कि ये शुद्ध पदार्थ होगा। तो वही यहाँ पे उदाहरण में कह रहा है, क्योंकि हम लोग पदार्थ की शुद्धता देख रहे थे कि गेहूं के दानों का कंकड़ या फिर पत्थर से अलग हो जाना पदार्थ की शुद्धता कहलाती है। आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है कि ये जो पदार्थ है जिसको हम लोग देखे थे कि इसकी 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य, गैस। ये पदार्थ जो है ना शुद्धता के आधार पर 2 तरह का होता है। एक शुद्ध पदार्थ होता है और दूसरा क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण। यानी शुद्धता के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण होता है। अब शुद्ध पदार्थ को भी अगर हम बांटने का प्रयास करें तो समझिएगा, शुद्ध पदार्थ जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक तत्व होता है और दूसरा क्या होता है, यौगिक होता है, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तत्व जो है ये भी 3 तरह का होता है। एक धातु होता है, ठीक है, एक अधातु होता है और तीसरा उपधातु होता है। तीसरा क्या होता है, उपधातु होता है। एकदम आराम आराम से समझना है, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग मिश्रण की बात करेंगे तो मिश्रण जो है ये 2 तरह का होता है। एक समांगी मिश्रण होता है और एक कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की अगर हम लोग बात करें तो इसका भी एक प्रकार होता है जिसको हम लोग विलयन कहते हैं। आगे हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है। विषमी मिश्रण जो है उसका 2 प्रकार देखने को मिलता है, जिसको हम लोग निलंबन कहते हैं, और अगला जो हो जाएगा वो कोलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पे लिख दे रहे हैं, ये कोलाइड हो जा रहा है। मतलब यहां पे समझना है कि शुद्ध पदार्थ 2 तरह के होते हैं, तत्व और यौगिक। दूसरा अगर हम लोग देखें मिश्रण, तो मिश्रण भी 2 तरह का होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब तत्व जो है आगे चलकर 3 भाग में विभाजित होता है, धातु, अधातु और उपधातु में। समांगी मिश्रण जो है उसका आगे एक प्रकार और होता है जिसको विलयन कहते हैं। विषमांगी मिश्रण जो है ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, निलंबन और कोलाइड। तो ये इसका वर्गीकरण था, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो, तो हम लोग को इस चैप्टर में जो पढ़ना था वो मिश्रण से स्टार्ट था, ठीक है। अब देखो यहां मिश्रण किसको कहते हैं वो समझना आराम से। कहता है कि वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों के मिलने से बना हो वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। यानी समझना कि जो शुद्ध पदार्थ था उसको वैज्ञानिक जो है वो 2 भाग में बांटा। ध्यान से, एक तुम्हारा क्या था, एक तुम्हारा तत्व था, ठीक है, और दूसरा क्या था तुम्हारा, दूसरा मिश्रण था। तत्व को यहां पे हम लोग शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं, ठीक है। यानी शुद्ध पदार्थ और क्या था, मिश्रण था। अब यहां पे देखो, जब वो शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया पदार्थ को, ठीक है,
तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि शुद्धता के आधार पर बांटा है तो तत्व तो शुद्ध ये है, मिश्रण भी तो शुद्ध रहेगा ना, क्योंकि शुद्धता के आधार पर ही दो भाग में बांटा है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिक के मिलने से बना है। यानी मिश्रण जब भी बनेगा तो उसमें क्या क्या चीज मिलेगा, या तो तत्व होगा या तो यौगिक होगा, और तत्व और यौगिक जान रहे हम दोनों शुद्ध है, यानी मिश्रण भी क्या है, शुद्ध है एक प्रकार से। आगे कहता है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वायु। वायु क्या चीज का मिश्रण है, तो वायु में बहुत सारे गैस उपस्थित होते हैं, इसीलिए वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। चलिए अब आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो आगे जो है मिश्रण जो है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। पहला है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की अगर हम लोग बात करें तो कहता है कि वह मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। बस इसको बहुत अच्छा से समझ जाना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है, बस खाली इसको अच्छे से समझने का है। दूसरा कह रहा है कि एवं किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करना असंभव होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। इसको समझना एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे देखो उदाहरण में क्या है, जल में चीनी का मिश्रण। मान लेते हैं कि एक ये ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में क्या है, यहां तक हम पानी को भर दिए हैं। क्या किए हैं हम, यहां तक पानी को भर दिए हैं। अब इस ग्लास में क्या किए हैं हम, एक चम्मच जो है ना, एक चम्मच क्या कर दिए हैं हम, चीनी को मिला दिए हैं। क्या मिला दिए हैं, चीनी मिला दिए हैं। अब देखो जब ये इसमें मिला दिए हम तो उसका जो कण है ना एक दूसरे के साथ, यानी पानी और चीनी जो है ना कहीं आपको दिखेगा नहीं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से ये घुल मिल जाता है। अब इसको, इस घुला हुआ जो चीनी का पानी है ना, घोल है, उसको अगर हम अलग अब करना चाहे कि चीनी को अलग कर दे और पानी को अलग कर दे, तो अलग करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वही चीज कहता है कि ऐसा अगर है तो वो समांगी मिश्रण कहलाएगा। सबसे पहला गुण क्या है समांगी मिश्रण का, वह मिश्रण जिसका पदार्थ का कण एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाएगा, पहली बात। और दूसरा बात, एक दूसरे को अलग करना क्या होगा, असंभव होगा। तो वो कैसा मिश्रण रहेगा, वो हो जाएगा समांगी मिश्रण, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे क्या कहता है वो समझो। समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन, जल में चीनी का घुलना, या तो फिर जल में क्या हो जाएगा, नमक का घुलना, नमक का घुलना, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये समांगी मिश्रण है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो दूसरा कह रहा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें पदार्थ के कण जो है एक दूसरे से पृथक होते हैं। मतलब पदार्थ का कण जो है ना एक दूसरे से अलग होगा, पृथक होना मतलब अलग होना, ठीक है। एक पदार्थ छोटे छोटे कण, छोटी छोटी बूंदों अथवा फिर बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैले होते हैं एवं इन्हें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। वैसे मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहेंगे, विषमांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझना, मान लो कि ये पानी है, ठीक है, भरा हुआ ग्लास में। इस ग्लास में हम क्या कर दिए कि बालू मिला दिए। ये जो पानी से भरा हुआ गिलास है ना, इसमें हम बालू मिला दिए। अब बताओ कि ये जो बालू मिला है इस पानी में, वो क्या पानी में घुलेगा? आंसर क्या आएगा तुम लोग का? नहीं। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ का जो कण है वो एक दूसरे से अलग है। पानी एक अलग कण है अपना, और जो बालू है वो एक अलग कण के रूप में बैठा हुआ है ना। अब क्या होगा कि एक पदार्थ छोटे छोटे कण में या छोटे छोटे बूंद में वो दिखेगा आपको उस पानी में, या तो फुल बुलबुला के रूप में दिखेगा, हर जगह फैला हुआ। जैसे बुलबुला के रूप में क्या दिखेगा, तो जल में तेल का मिश्रण। अगर हम किसी पानी में तेल को अगर मिला देते हैं तो वो बुलबुला के रूप में ना पानी के ऊपर फैला हुआ रहेगा, नजर आएगा। तो वो क्या है, ऐसा मिश्रण अगर रहेगा तो वो विषमांगी मिश्रण होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, जल में तेल का मिश्रण या तो फिर जल में रेत मतलब बालू का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक तुम लोग को समझ में आया होगा। अब दूसरा जो तुम लोगों के पास है वो है विलयन, ठीक है।
अब विलियन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये विलियन है क्या। ठीक है, तो कह रहा है कि विलियन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। देखो अभी बताए थे ना कि समांगी मिश्रण का आगे चलकर जो है एक भाग और होता है जिसका नाम क्या है, विलियन है। तो कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। मान लो कि एक यहाँ पे जल हम लिए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम चीनी को भी मिला दे रहे हैं, इसमें हम नमक को भी मिला दे रहे हैं, हो सकता है और घुलने वाला नींबू है, नींबू को भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक से अधिक समांगी मिश्रण हो गया। तो ये जो अब घोल बनेगा ना, ये घोल क्या कहलाएगा, यही घोल जो है विलियन कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे अगर हम लोग समझे तो आगे हम लोगों को समझना है कि विलियन जो होता है ये दो प्रकार के घटक से मिलकर बना हुआ है। कितने प्रकार के घटक से मिलकर बना हुआ है, दो प्रकार के घटक से मिलकर बना हुआ है। कौन, विलियन। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नींबू पानी हो जाएगा, या तो सोडा जल हो जाएगा, या तो फिर क्या हो जाएगा, टिंचर आयोडीन। देखो ये चीज तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसको समझना। ये कह रहा है कि टिंचर आयोडीन क्या है। तो टिंचर आयोडीन कुछ नहीं है, बस इतने समझो कि टिंचर आयोडीन जो है ये आयोडीन, ठीक है, और अल्कोहल, अल्कोहल का मिश्रण होता है। क्या चीज होता है, टिंचर आयोडीन। तो टिंचर आयोडीन जो होता है ये आयोडीन और अल्कोहल का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, उसी को हम लोग टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं। और टिंचर आयोडीन किसका एग्जाम्पल है, तो ये विलियन यानी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। एकदम 3 एग्जाम्पल कम से कम एकदम रट्टा मार लेना, नींबू पानी, सोडा जल और क्या हो जाएगा, और तुम्हारा टिंचर आयोडीन। ठीक है, ये 3 एकदम दिमाग में रख लेना है, बाकी तुम रखो चाहे नहीं रखो। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो कहता है कि विलियन जो होता है ये 2 प्रकार के घटक से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा घटक, तो 2 प्रकार के घटक से मिलकर बना हुआ है। एक है विलायक और दूसरा है विलय। अब इसको बहुत अच्छा से समझना, ठीक है। विलायक का मतलब क्या है, कह रहा है कि विलियन का वह घटक जो विलियन में सबसे अधिक मात्रा में होता है और यह दूसरे घटकों को भी विलियन में मिलाता हो तो वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। नहीं समझ में आया, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछता है, बस हमको समझना है सिर्फ। देखो यहाँ पे एक क्या है कि हम वाटर ग्लास ले लिए, ठीक है, वाटर ग्लास में जो है यहां तक हम पानी भर दिए, ठीक है, और इस पानी में हम क्या किए, नमक मिला दिए। अब ये जो नमक है ना, ये जो है ये विलय कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। और ये जो पानी है ना, ये पानी क्या कहलाता है, ये विलायक कहलाता है। समझना इसको एकदम ध्यान से। अब देखो ये दोनों में विलय और विलायक 2 घटक से मिलकर जो है ये क्या बना है, विलियन बना है। अब विलय जो है ये 3 अक्षर से मिलकर बना है और विलायक जो है ये 4 अक्षर से मिलकर बना हुआ है। अब कहेगी कि मैम काहे आप विलायक और विलय 3 अक्षर और 4 अक्षर कर रहे हैं, तो यहाँ ट्रिक बता रहे हैं, समझना। विलय जो है इसकी मात्रा जो होती है ना वो कम होती है। इसकी मात्रा क्या होती है, किसी विलियन में कम होती है, विलियन की मात्रा अधिक होती है। तो यहां से याद रखना कि 4 अक्षर से बना हुआ है, इसीलिए ये अधिक है, और ये 3 अक्षर मतलब ये कम है। पहला बात। दूसरा बात क्या कहता है कि वैसा विलियन जिसमें विलायक की मात्रा, जिसमें जो भी मात्रा अधिक हो वो विलायक कहलाएगा और जो भी मात्रा कम है वो विलय कहलाएगा। अब तुम ही लोग बताओ कि ये जो विलियन है पानी और नमक का, इसमें विलय कौन है और विलायक कौन है। तो आंसर आएगा तुम लोग को कि मैम पानी जो है वो विलायक है और नमक जो है वो क्या है, विलय है। क्योंकि पानी, देखो पानी क्या काम कर रहा है, पानी घोलता है। इसका 2 चीज हो जाएगा, एक तो मात्रा अधिक हो जाएगा विलायक का, और दूसरा घोलने वाला इसका नाम है। इसका नाम क्या है, घोलने वाला है, ठीक है। और विलय का है घुलने वाला। क्या है इसका, घुलने वाला।
मतलब जो घुलने वाला है वो विलय हो गया, इसकी मात्रा कम होती है विलयन में, और जो घोलने वाला है जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है किसी भी विलयन में। तो विलयन जो है ये 2 प्रकार के घटक से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। चलो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी देख लो थोड़ा सा, विलय का एग्जाम्पल क्या होगा बताओ। देखो विलय का एग्जाम्पल चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है, सोडा हो सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग आगे अगर बढ़े तो देखो विलय में क्या हो सकता है, चीनी, नमक, सोडा, हाँ ये सब तो बता ही दिए। विलायक में देख लो, विलायक में क्या हो सकता है, पानी हो सकता है। एग्जाम्पल इसका उदाहरण के रूप में इसको देख लो, ठीक है। पूछ सकता है कि विलायक का कौन कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से, तो पानी है, पेट्रोल हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े तो अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। अल्कोहल मतलब क्या हो गया, शराब। आगे अगर हम लोग जाएं तो बेंजीन हो सकता है। आगे अगर हम लोग जाएं तो तेल हो सकता है, ठीक है। आगे अगर जाएं तो क्लोरोफॉर्म हो सकता है। क्या हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है। मतलब ये सब जो है ना, ये सब विलयन में इसकी मात्रा अधिक होती है, ये घोलने वाले कहे जाते हैं, इसीलिए ये विलायक है। पानी है, पेट्रोल है, अल्कोहल है, बेंजीन है, तेल है, क्लोरोफॉर्म, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब विलायक का एग्जाम्पल है। अब यहां से अगर हम लोग बाहर निकलेंगे तो इसको समझना कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि इससे क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। किसी मिश्रण में इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ की विशेष मात्रा होती है, यानी सांद्रता जो होती है ना, किसी भी मिश्रण में उपस्थित जो है विशेष मात्रा होती है। ये यहां से समझ में नहीं आएगा, आगे बढ़ो। अब कह रहा है कि विलयन की सांद्रता तो क्या होगी भाई, किसी विलयन के इकाई आयतन में विलय पदार्थ की उपस्थित मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, और ये 3 तरह का होता है। यहां भी हटा दो, क्या होता है कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पे तुमको समझ में आएगा मेरे ख्याल से। कह रहा है कि किसी विलयन के इकाई आयतन में विलय पदार्थ की जो उपस्थिति है ना, उसी को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब विलय पदार्थ क्या था, जो घुलने वाला होता है, जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में, ध्यान रखना। अब यहां पे ये 3 प्रकार का होता है, ये तीनों प्रकार को समझने का प्रयास करो। पहला कह रहा है कि संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन हम किसको कहेंगे बताओ, संतृप्त विलयन किसको कहेंगे। कहता है कि वह विलयन जिसमें दिए गए निश्चित ताप पर विलय पदार्थ जब और अधिक नहीं घुलता है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब यहां पे कह रहा है कि एक टब है, यानी गिलास है, चाहे जो भी है बर्तन है, ठीक है। इसमें पानी में क्या है कि हम नमक को घोल दिए हैं, ठीक है। अब नमक घुल गया है, ठीक है। अब कहता है कि इस पर जो है ना, हम एक मोमबत्ती जला दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम एक स्टॉप दे दिए, यानी अगर मोमबत्ती को जला दिए, इससे क्या इसको मिल रहा है, इसको तापमान मिल रहा है, यही ना। अब कहता है कि इस पर हम तापमान दिए जा रहे हैं, लेकिन और अधिक ये घुल ही नहीं सकता है। अब इससे ज्यादा उसका घुलने का कैपेसिटी नहीं है, तो वैसा जो विलयन होगा वो संतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक है। आगे चलो, आगे कह रहा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन जो होगा इसी का उल्टा होगा। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो, ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहेंगे। मतलब हम मान लो कि ये जो है, फिर से वही कहानी, यहाँ पानी भरा हुआ है, इसमें नमक मिला दिए हैं, दोनों का घोल है। अब इस पर हम क्या है कि टेम्परेचर को दे रहे हैं, तापमान हम यहाँ से दे रहे हैं इसको। अब कह रहा है कि एक ऐसा निश्चित तापमान विलय की मात्रा और घोला जा सकता है। मतलब अभी तक जो है ना, हम तापमान दे ही रहे हैं, ये घुलते ही है। मतलब कह रहा है कि एक ऐसा निश्चित मात्रा तापमान का जिस पर ये जो विलयन है ये घुल जाए, उसी को हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब आगे यहाँ पे कभी कभी तुमसे पूछ देता है, उसको समझना, ठीक है। थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि एक होता है सांद्र विलयन, एक क्या होता है, सांद्र विलयन होता है, और एक तनु विलयन भी होता है, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है, समझना।
सांद्र विलयन जो होगा उसमें विलय की मात्रा जो होगी ना वो ज्यादा होगा। विलय की मात्रा यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कोई घोल है, मान लीजिए कि कोई विलयन है और इस विलयन में विलय का मात्रा क्या है, विलय का मात्रा जो है वो अधिक है, यानी मान लेते हैं कि हम इसमें नमक घोल दिए हैं। अब ऐसा हम घोले हैं कि पानी हम आधा कप लिए हैं और 250 ग्राम हम उसमें नमक घोल दिए हैं, तो ऐसा जो विलयन बनेगा वो सांद्र विलयन होगा, ठीक है। और दूसरा कह रहा है तनु विलयन। तनु विलयन जो है इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी इसमें विलय की मात्रा जो होगी वो कम होगी। यानी पानी मान लो कि विलायक है, तो पानी यहाँ पे 2 लीटर है और हम 1 चम्मच वहां पे चीनी मिलाए हैं, तो वो क्या हो गया, वो तनु विलयन हो गया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल तुम लोग को यहाँ पे देते हैं, इसको समझना। देखो, एक क्या है कि हम 3 तरह का गिलास लेते हैं, ठीक है। ये 3 तरह का गिलास हो गया। एक गिलास का नाम ए देते हैं, इसको बी देते हैं, इसको सी देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो है 100 जो है ml हम पानी मिला देते हैं, इस गिलास में रख देते हैं। इसमें भी 100 ml ही पानी रखते हैं और इसमें भी 100 ml ही हम पानी रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये ना मिक्स हो जा रहा है। चलो, काहे नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड। अच्छा, देखो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है हम लोग क्या किए थे कि 3 गिलास लिए थे, इस 3 गिलास का नाम दिए थे ए, बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 100 ml हम पानी लिए हैं, इसमें भी 100 ml पानी है और इसमें भी 100 ml ही पानी है, यानी पानी का मात्रा जो है तीनों गिलास में सेम है। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें 1 चम्मच हम नमक मिला देते हैं, इसमें 2 चम्मच नमक मिलाएंगे और इसमें 3 चम्मच नमक मिला दे रहे हैं, दोनों को अच्छे से हम घोल दिए, ठीक है। अब ये चीज तुम लोग बताओ कि तनु विलयन किसको कहेंगे और सांद्र विलयन किसको कहेंगे। अगर हम बी और सी में अगर हम जाएं तो किसको तनु विलयन कहेंगे और किसको सांद्र विलयन कहेंगे, वो बताओ। तो आंसर यहां पे क्या आएगा कि बी जो होगा ये एक प्रकार का कैसा होगा, तनु विलयन होगा, और सी जो होगा ये कैसा होगा, ये सांद्र विलयन होगा। क्यों होगा भाई, फिर से वही सवाल। तो पहले ही बताए कि जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो वो सांद्र विलयन होता है और जिसमें विलय की मात्रा कम हो वो तनु विलयन होता है। इसमें 3 चम्मच जो है विलय के रूप में नमक मिला है, इसमें 2 चम्मच मिला है, मतलब ये जो है सांद्र विलयन है और ये जो है तनु विलयन है, ठीक है। चलो, तो आई होप तुम लोग को यहां से समझ में आया होगा। अब देखो, कह रहा है कि विलयन का गुण क्या है। कभी कभी जो है ना 2 नंबर में ये पूछ देता है। विलयन का गुण कहता है कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, ये पहले ही बता चुके हैं हम। विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो आंख से नहीं देखे जा सकते। अब तुम खुद सोचो ना, चीनी और नमक को तुम घोल लिए, क्या चीनी और नमक तुमको वहां पे दिखेगा फिर से? तो इसका कण जो होता है ना विलयन का, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उससे कुछ दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है, आंख से दिखेगा ही नहीं। आगे कर, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण जो है वो गुजर रही प्रकाश की किरण जो है उसको फैलाता नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग जो है वो नहीं दिखाई देता है, ठीक है। यहां पे देखो एक चीज जो है ना, यहां पे टिंडल प्रभाव को दिखाता है। क्या चीज को दिखा रहा है? टिंडल प्रभाव को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां पे समझना, इस टिंडल प्रभाव को यहीं पे बता देते हैं, शायद हमको लगता आगे होगा क्या, देख लेते हैं, तो वहीं पे बता देंगे। हाँ, टिंडल प्रभाव है, चलो वहीं बता देंगे, ठीक है। आनी यहाँ पे बस एक चीज को याद रखना तुम लोग। क्या चीज याद रखोगे कि जब विलयन होगा ना उसमें से टिंडल प्रभाव जो है वो नहीं दिखाएगा। पूछता है इनमें से कौन सा विलयन है या कोलाइड है जो कि टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है। तो विलयन जो होता है ना ये टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है। टिंडल प्रभाव ये क्या करता है? नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है ये बताएंगे आगे, ठीक है। चलो आगे कह रहा है कि एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे। चलो हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बोले ना कि न्यूमेरिकल ज्यादा पूछता है, वो सांद्र जो बताएं उससे।
कहता है कि एक विलयन है, उसमें 320 ग्राम विलायक, जल में 40 ग्राम साधारण नमक की विलय है। विलयन की सांद्रता का परिकल्पना करें। ठीक है, अब यहां पे देखो, इसको परिकल्पना करने के लिए तुमको जो है सूत्र चाहिए। ठीक है, अब सूत्र अगर हम लोग बात करें तो सूत्र जो है ना, तुमको 3 तरीके से देखने को मिलेगा। कितने तरीके से देखने को मिलेगा? तो 3 तरीके से सूत्र जो है वो तुमको देखने का मिलेगा। क्यों? सांद्रता निकालने के लिए। क्या चीज निकालने के लिए? तो सांद्रता निकालने के लिए। अगर हम सांद्रता में आएंगे तो यहाँ पे सूत्र नहीं दिया गया है, तुम लोग को थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ कि सूत्र नहीं दे पाए। ठीक है, सूत्र तुम लोग को बता देते हैं। 3 तरह का होता है। पहला क्या हो जाएगा उसको समझना। ठीक है, पहला सूत्र क्या हो सकता है? तो पहला सूत्र जो है ये हो सकता है, ठीक है, यहीं बता दे रहे हैं, तुम लोग लिख लेना अलग से। ठीक है, द्रव्यमान का प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान का प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो हो जाएगा यहां पे विलय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, बटा हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान। एक सूत्र तुम्हारा ये है जिससे तुम निकाल सकती है इनटू 100। ठीक है, एक ये तुम्हारा सूत्र हुआ जिससे तुम सांद्रता का क्वेश्चन जो है अगर आया तो तुम एग्जाम में उसको निकाल सकते हो। दूसरा सूत्र क्या कहता है वो समझना। दूसरा कह रहा है कि द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान का आयतन प्रतिशत। अगर पूछ दिया तुमसे कि द्रव्यमान का आयतन प्रतिशत जो है वो कैसे निकालना है, तो यहां पे लिखना है कि विलय पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन। ठीक है, जो तुम्हारे पास वहां जो है ना उपलब्ध है उसी के हिसाब से तुम निकालना। आगे कहता है इनटू 100। अब तीसरा अगर सूत्र की बात हम लोग करेंगे तो तीसरा कहता है कि विलयन का आयतन प्रतिशत। क्या कहता है? विलयन का आयतन प्रतिशत। विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो समझना, विलय का आयतन क्या कह रहा है? विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन, बटा क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन। ठीक है, इनटू 100 हो जाएगा। यानी 3 सूत्र है जिसके अनुसार तुम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है वो समझना। क्वेश्चन कह रहा है एक विलयन में 320 ग्राम जो है विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलयन की सांद्रता का परिकल्पना करें। अब यहां पे पहले समझना, इस क्वेश्चन में क्या है कि विलय पदार्थ है। क्या है? विलय पदार्थ है। विलय पदार्थ जो है उसका जो है ना द्रव्यमान कितना दिया है? तो उसका द्रव्यमान जो दिया है वो 40 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 40 ग्राम। देखो कह रहा है ना जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। तुमको पहले ही बता चुके हैं कि विलय जो है वो घुलने वाला होता है। ठीक है, यानी नमक जो है उसी का यहाँ पे द्रव्यमान दिया है 40 ग्राम, तो इसको हम लोग लिख दिए। अब कह रहा है कि एक विलयन में 320 ग्राम विलायक। विलायक मतलब क्या हो गया? जल की बात कर रहा है जिसमें घुल रहा है। तो कह रहा है कि विलायक यानी जल का द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 320 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से समझना, तुमको हम यहां पे क्या बताए थे? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत अगर निकालेंगे तो इसका सूत्र क्या बताए थे? विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। अब देखो विलयन जो होगा ना, यहां पे विलयन कितना हो जाएगा इसको समझना। यहां पे विलयन जो है ये दोनों को जोड़ देंगे तब बनेगा ना, क्योंकि पहले ही तुमको हम बता चुके हैं
कि विलयन जो होता है वो दो प्रकार के घटक से मिलकर बना है, विलय और विलायक। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान 40 ग्राम है, विलायक का 320 ग्राम है। यानी विलयन का अगर द्रव्यमान हम देखेंगे तो विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा 40 प्लस 320, यानी टोटल कितना हो गया, 360 ग्राम हो गया इसका द्रव्यमान। ठीक है, किसका द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। और विलय पदार्थ का द्रव्यमान जो है वो मेरा पहले से दिया हुआ है, अब इसको हम लोग निकाल देते हैं। तो सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, इसको सूत्र से क्या हो जाएगा कि विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, यही ना था। अब देखो इंटू 100, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान देखो 40 ग्राम है, इसको 40 लिख दो। और विलयन का द्रव्यमान हम लोग 40 और 320 को जोड़ दिए, 360 ग्राम हो गया और इंटू 100 होगा। अब इसको काटो, ये कट गया, 4 अठी 32, 4 नाम 36 हो गया। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 11.1% आ जाएगा, जो कि इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 3 सूत्र है जिसके अनुसार जो है वो अपना बनाने का प्रयास करना, कॉपी में अच्छे से लिख लेना। ठीक है, चलो अगला है निलंबन। निलंबन क्या है भाई, तो पहले बता चुके हैं कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव्य में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं कि विषमांगी मिश्रण जो होता है उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल जो है वो निलंबन है और कोलाइड है, 2 है। ठीक है, तो वही कह रहा है सबसे पहले क्या हो जाएगा कि निलंबन जो है ये विषमांगी घोल होगा, मतलब एक दूसरे से घुलेगा नहीं। अब नहीं घुलेगा तो वो क्या होगा, वो घोल जो होगा उसमें परिक्षेपित हो जाएगा, मतलब छपला हुआ अवस्था में रहेगा, जैसे तेल जो है छपला हुआ अवस्था में है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि परिक्षेपित रहेगा वो। जैसे एग्जाम्पल क्या है, रेत बालू मिट्टी का पानी में मिला हुआ, चॉक पाउडर का जल में मिश्रण, ये सब क्या है, ये सब एक निलंबन का उदाहरण है। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे यहाँ पे आए तो आगे तुमको क्या मिलेगा वो समझना, निलंबन का गुण मिलेगा। कहता है कि निलंबन जो है यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। यह एक कैसा मिश्रण है भाई, तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। इसका कण जो होता है ये आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन का कण जो होता है ना ये बहुत बड़ा होता है, कण का आकार जो इसका होता है बहुत बड़ा होता है। जैसे तुम बालू का ही कण देख लो ना, तुमको आंख से दिख रहा है ना, तेल का कण तुमको दिख रहा है। तो यही कह रहा है कि निलंबन जो है उसका आकार कण का बड़ा होता है, इसलिए ये आंख से साफ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। आगे कहता है कि इसको छान कर भी हम लोग अलग कर सकते हैं। अब मान लो कि ये जो है ना ये एक ग्लास है, इसमें हम क्या है कि पानी डाल दिए हैं, ठीक है, और इसमें जो है रेत डाल दिए हैं, यानी बालू डाल दिए हैं। अब अगर हम इसको एक छन्नी अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, एक क्या हम ले लेते हैं, एक छन्नी ले लेते हैं, यही ना छन्नी है, चाहे छन्नी। इस छन्नी से अगर हम ग्लास में इसको छानने का कोशिश करते हैं तो जो भी बालू होगा वो यहाँ पे बैठ जाएगा और पानी जो है नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो वही कहता है कि निलंबन जो होता है उसको छान कर अलग किया जा सकता है। आगे कहता है अस्थायी विलयन, विलयन जो है कण नीचे बैठ जाते हैं, यहाँ 2 बार विलयन लिखा गया है, ध्यान देना। अस्थायी विलयन जो है कण नीचे बैठ जाते हैं। जैसे मान लो कि इसमें जो है ना हम मिट्टी घोल दिए हैं, ठीक है, इस पानी में। अब देखो इसको क्या है कि इस पानी को थोड़ा देर तक अगर हम अस्थिर छोड़ देते हैं ना तो ये क्या होता है इसमें कि इसमें जो है मिट्टी का कण जो है ना यहाँ तक तुमको बैठा हुआ नजर आएगा, और इधर स्वच्छ टाइप का पानी जो है लगेगा देखने में। इसका मतलब क्या है कि इसका जो विलयन होता है ना निलंबन का वो अस्थायी होता है, क्योंकि अगर थोड़ा देर हम उसको शांत छोड़ देते हैं तो वो नीचे जो है एक कण बैठ जाता है, एक कण ऊपर जो है दिखने लगता है। ठीक है, तो इसका कण जो है अस्थायी होता है, जिसको हम लोग छान कर अलग कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो अगला जो है ये है हम लोगों का क्या, कोलाइडल है। क्या है, कोलाइडल। तो इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है, कि कोलाइडल क्या है। तो कह रहा है कि
कोलाइडल जो है ये समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों के बीच के गुण का एक मिश्रण होता है। देखो ये चीज समझना कि हम इसको क्यों नहीं बताए कि ये विषमांगी मिश्रण का प्रकार है और ये समांगी मिश्रण का प्रकार है। भले हम उसको देखो, विलयन को हम समांगी में देखते हैं और विषमांगी में हम निलंबन और कोलाइड दोनों को देखते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये एक प्रकार नहीं है, ठीक है, लेकिन देखा उसी के रूप में इसको जाता है। वही कह रहा है कि कोलाइडल जो है ये एक समांगी तथा विषमांगी मिश्रण के बीच का गुण वाला एक मिश्रण होता है, जिसका कण विलयन में क्या होता है, समान रूप से फैला होता है, यानी घुलेगा ही नहीं, क्योंकि हम विषमांगी मिश्रण का पहला इतिहास जान चुके हैं, वो घुलेगा ही नहीं। तो जो वैसा विलयन रहेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कोलाइडल विलयन। एग्जाम्पल के रूप में याद रखना, दूध और रक्त क्या हो जाएगा, दूध जो है एक प्रकार का कोलाइड विलयन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। रक्त जो है एक प्रकार का क्या है, विलयन है, लेकिन ये कोलाइड विलयन है, ठीक है, ये ध्यान देना। आगे क्या कह रहा है वो समझो। आगे कह रहा है कि कोलाइड जो है उस विलयन का गुण क्या हो सकता है। तो कोलाइड विलयन जो है ये समांगी जैसा दिखाई देगा, परंतु वास्तविक में ये कैसा विलयन होता है, विषमांगी। क्या पहले बताया वो है ना कि हम लोग जो है कोलाइडल और निलंबन को हम लोग किस में देखते हैं, तो हम लोग जो है वो विषमांगी मिश्रण में देखते हैं। कोलाइडल दिखने में लगेगा कि ये समांगी है, लेकिन वास्तव में ये विषमांगी मिश्रण होता है। अब कहता है कि कण को नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, यानी विलयन का कण इतना छोटा होता है कि उसको तो हम नंगी आंख मतलब खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन कोलाइडल का भी कण जो होता है ना वो छोटा ही होता है, जिसके कारण इसको भी हम अपनी खुली हुई आंख से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, तो सूक्ष्मदर्शी का जरूरत पड़ेगा। आगे कहता है कि कण का आकार जो है वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है। मतलब देखो ये जो कोलाइड है ना, ये जो कोलाइड है इसका कण बड़ा होता है, लेकिन निलंबन से हमेशा इसका कण जो है वो छोटा ही होता है, ठीक है। इसीलिए निलंबन को हम लोग खुली आंख से देख लेते हैं और कोलाइड और विलयन को नहीं देख पाते हैं। अब कहता है छान कर पृथक हम लोग नहीं कर सकते हैं। बताओ कोलाइडल दूध है, ठीक है, उसमें से अगर तुम चाहोगे कि हम वसा जो है उसमें या प्रोटीन है उसको छान के अलग कर दे, क्या वो अलग कर पाओगे। खून में बहुत तरह का प्रोटीन मिला है, क्या आप अलग कर पाओगे छान के उससे, नहीं। तो वही कह रहा है कि ये जो विलयन होता है ये एक प्रकार का अस्थाई विलयन होता है, जिसको हम लोग छान कर अलग नहीं कर सकते हैं। ये अपारदर्शक होता है। अपारदर्शक मतलब क्या हो गया, मान लो कि ये घोल है, ठीक है, इस घोल के अंदर अगर मान लो कि हम एक कागज को डुबो दिए हैं तो वो दिखेगा ही नहीं, यानी वो पारदर्शी नहीं है, वो अपारदर्शी है, मतलब आर पार जो है वो दिख कुछ नहीं रहा है, उसी को हम लोग अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया होगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला तो वैसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे अगर जाना चाहे तो तुमको क्या मिले,